नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, पता है ना। हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है, उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, इनकी हेल्प से पौधा जो है फोटोसिंथेसिस करता है ना। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बताओ पेड़ पौधों का हरा रंग किस वजह से होता है, बताइए जरा। क्लोरोफिल की वजह से। एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। ठीक, तो क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और इन्हीं 3 चीज़ों से वो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? और पेड़ पौधे अगर फोटोसिंथेसिस से ही करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन ना हो तो जीव जंतु खतरा में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो। ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी, यानी कि पेड़ पौधों का फोटोसिंथेसिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी पेड़ पौधे ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। यानी कि पेड़ पौधों को अगर काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? प्रदूषण बढ़ता जाएगा और लोगों की दम घुट के मृत्यु होने लग जाएगी। ऐसा कब होगा? जब पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो अच्छी बात यह है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ये अच्छी बात है अपने पर्यावरण के लिए, सब लोगों के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं पेड़ पौधों के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। आगे मैंने लिखा हुआ है इसमें, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको पता है पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। आगे, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने बताया जीवन के लिए वो बहुत जरूरी हैं। कौन? पेड़ पौधे। एज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कराते ही हैं, साथ ही साथ फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। खाना प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं? बताइए, आप कुछ भी खा रहे हो, या तो वो जानवरों से आया होगा या पेड़ पौधों से। शाकाहारी लोगों के लिए पेड़ पौधों से आया होगा। जैसे आप खा रहे हो आलू के पराठे, सर जी हम तो पेड़ पौधों से नहीं लेके आया। और आपको देखो, आलू के पराठे में जो आटा आया है वो पेड़ पौधों से, आलू आया है पेड़ पौधों से, मसाले, मिर्च, धनिया, ये भी पेड़ पौधों से। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं अपने खाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कराते ही हैं, फूड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और तो और एंड हैबिटेट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ पेड़ पौधों के तो, कुछ जंतुओं के तो वो घर भी हैं। अच्छा बताओ, ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं जिनके पेड़ पौधे घर हैं? गिलहरी, चिड़िया, वेरी गुड। कुछ बंदर भी हो पेड़ पौधों पर रहते हैं। स्लॉथ आप जानवर जानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत स्लो चलता है स्लॉथ, है ना। उनका घर क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका घर ही पेड़ पौधे हैं। और आज के दौर में इंसान जो है पेड़ों को काटता जा रहा है, इससे जो है पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर किसी विशेष उद्देश्य से पेड़ काटे जा रहे हैं तो उससे दुगने पेड़ लगाने चाहिए उनको। तो याद रखिएगा, पेड़ लगाना एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो आप जितने भी आपके पास बीज हैं, आम के जो भी आपके पास बीज हैं, उनको बोने की प्रयास करिएगा। और आप एक नियम बनाइए कि हर एक बर्थडे को आप एक पेड़ लगाएं। ऐसी आप कोशिश करें कि बर्थडे वाले दिन पेड़ लगाएं। आप जितनी साल के हों उतने बड़े बड़े पेड़ आपके हो जाएं। आपके खेत के पास, आपके कहीं जहाँ पर भी जगह हो, आप पेड़ पौधों को लगाइएगा, ठीक है। ऐसा काम सही बच्चे करेंगे? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे लगाना एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, और कई सारे जानवरों के ये शेल्टर होते हैं। तो हम इन्हीं पौधों के कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पार्ट्स हैं जैसे रूट, जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल, ठीक है, फल और बीज, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सब बच्चे इनको नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, जड़ों के कुछ प्रकार होते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो जड़ होती है 2 प्रकार की, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट।
एक होती है और एक टैप रूट क्या होती है, एक मेन जड़ होती है। एक मेन जड़ होती है, उसी जड़ में से बाकी जड़ें फूट फूट करके निकलती हैं और काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। इस तरह की जड़ को टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस तरह की जड़ को फाइब्रस रूट। कई तरह के धागे से, पतले पतले धागे से गुच्छा सा बन जाता है जड़ों का। हाँ बिल्कुल, सुनो अभी, है ना, तो उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट, फाइबर टाइप के। ध्यान से सुनिएगा, अ सिंगल थिक मेन रूट विद स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग आउट। ध्यान से सुनिए, एक मेन जड़ होती है, बाकी जड़ें इन्हीं से कनेक्टेड रहती हैं। इस तरह की रूट को टैप रूट, और बहुत सारी गुच्छे जैसी हो जाती हैं, पतले पतले धागे की तरह, उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत गहराई तक जाती हैं प्लांट के गहराई में जाकर के इसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि प्लांट ज़्यादा सख्ती से खड़ा रहता है, ताकत से खड़ा रहता है, ज़मीन को अंदर तक, गहराई तक उसको जोड़ के रखती हैं। ठीक है, ज़मीन को कस के पकड़ लेती है। तो ऐसी जिस पेड़ की जड़ होगी उसकी पकड़ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी टैप रूट वाले की। इसके और इसकी जैसी जड़ होगी, इनकी जो है पकड़ कम रहती है इसके मुकाबले। ठीक है, ये कम गहराई तक जाती हैं और कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऐसे पौधे कम स्टेबल होते हैं इनके मुकाबले। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा भैया बताइए, टैप रूट के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? मैंगो ट्री हो जाएगा, बनियान ट्री, ठीक है, नीम का पेड़, वेरी गुड बेटा, हाँ जितने भी बड़े पेड़ होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हाँ पीपल का पेड़। और देखो इसके एग्जाम्पल में हम लिखें तो जैसे बाजरे का पेड़, गेहूं का पौधा अगर आपने कभी उखाड़ के देखा हो तो इस तरह की जड़ आपको निकल के दिखेगी। बिल्कुल, हाँ घास भी, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, बाजरे का पौधा। ठीक है, तो बताइए, वीट हो गया, बिल्कुल, है ना, मेज हो गया, मक्का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यान से सुनिए, तो इन दोनों जड़ों में आप अंतर बता दोगे? किसी ने पूछ लिया तो बताओ, टैप रूट में और फाइब्रस रूट में क्या अंतर है? बता दोगे ना? टैप रूट बहुत गहराई तक जाती है, पेड़ पौधे को स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराती है, एक मेन जड़ होती है, उसी में से बाकी सारी जड़ें जाती हैं और ज़मीन को मजबूती के साथ जकड़े रहती है। लेकिन वहीं पर जो फाइब्रस रूट होती है वो इतना स्टेबल नहीं है जैसे ये है। ठीक है, इसमें पतले पतले धागे से होते हैं, गुच्छा जैसा होता है। और इसके बारे में आगे बताएंगे, पहले आप इतना नोट करिए। अब देखो, जैसे आपने किसी पत्ती को ध्यान से देखा है, आप किसी आम की पत्ती या नीम की पत्ती को बड़ी गौर से देखिएगा तो आपको एक नेटवर्क टाइप का दिखेगा, एक नेटवर्क, जैसे ये है पत्ती मान के चलो, ठीक, आपको पत्ती के बीच में एक लाइन दिखेगी, है ना, और फिर छोटी छोटी पत्तियां उन्हीं से जा रही होंगी, छोटी छोटी, ऐसा नेटवर्क जैसा जा रहा होगा। आपने देखा है पत्तियों पर? ऐसा जरूर देखा होगा आपने। ठीक, तो इस चीज को बोलते हैं वीनेशन। क्या बोलते हैं? वीनेशन। ठीक, वीनेशन को हिंदी बोलते हैं शिराविन्यास। क्या बोलते हैं? शिराविन्यास। अब इस तरह का नेटवर्क टाइप का होता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। रेटिकुलेट वीनेशन। याद रखिएगा, पत्ते के अंदर अगर नेटवर्क टाइप का आपको ऐसे वीनेशन दिख जाए, नेटवर्क टाइप का दिख जाए, तो कौन सा वीनेशन है? रेटिकुलेट वीनेशन। रेटिकुलेट वीनेशन। और एक तरह का और होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हो, जैसे आपने कभी केले की पत्ती देखी है क्या? देखी है क्या? इस तरह का वीनेशन होता है ना? ये जो वीनेशन है, ऐसे वीनेशन को हम पैरेलल वीनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट, इधर ध्यान दो सब बच्चे, पहले सुनो, नोट तो करना ही है लेकिन बाद में, पहले आप सुनोगे बात, वीडियो के अंदर बात कर रहे थे तुम, इधर ध्यान दो। देखो इस तरह का वीनेशन रेटिकुलेट वीनेशन, ठीक है, और इस तरह का वीनेशन पैरेलल वीनेशन। अब देखो एक तरह की पत्ती और आपने देखी हो, इस तरह की पत्ती जिसके अंदर इस तरह का वीनेशन होता है। बाजरा की पत्ती नहीं देखी?
बाजरे की, गेहूं की, इस तरह की पत्ती होती है, उनकी पत्ती पे ध्यान से देखना गौर से, तो आपको इस तरह का विनेशन दिखेगा। इस तरह के विनेशन को पैरेलल विनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल विनेशन। इस तरह के विनेशन को रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। हिंदी में बात करें तो जालिका रूपी जाल जैसा नेटवर्क टाइप का, और इसमें सीधा सीधा। ठीक है, याद रखना जिस पौधे के जो पत्ती है ऐसी हैं उनकी जड़ हमेशा टैप रूट होगी। जिस पत्ते की जड़ इस तरह की है, जिस पौधे की जो पत्ते हैं ऐसे हैं तो जड़ कैसी होगी? फाइब्रस रूट। ऐसा पत्ता दिख गया तो कैसी रूट होगी? टैप रूट। ऐसा पत्ता दिख गया तो कैसी रूट होगी? फाइब्रस रूट। याद रखिएगा, पौधे को बिना उखाड़े पत्ता देख के बताया जा सकता है कि कैसी उसके अंदर जड़ होगी। ऐसा पत्ता दिख जाए एकदम नेटवर्क टाइप है, रेटिकुलेट विनेशन है तो टैप रूट होगी। ठीक है, और इस तरह की सीधी सीधी है, पत्ते के अंदर सीधी सीधी जो है विनेशन है, पैरेलल विनेशन है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जड़ कैसी होगी? टैप रूट, फाइब्रस रूट। कैसी? फाइब्रस। ऐसे ही तो फाइब्रस रूट, ऐसी तो टैप रूट। ठीक है, पत्ती देख के पहचान जाओगे कैसी जड़ होगी। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जिस पौधे की पत्तियां इस तरह की होती हैं, रेटिकुलेट विनेशन वाली होती हैं, यानी नेटवर्क टाइप का होता है, उसकी जड़ें होती है टैप रूट। लेकिन जिस पत्ते की लीव्स इस तरह की होती हैं पैरेलल विनेशन वाली, उनकी जड़ें होती हैं फाइब्रस रूट। इतना हमने कल पढ़ा था, इसके बाद हम आज पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है स्टेम। हमने रूट पढ़ा था, रूट के बाद स्टेम। मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे जानते हैं स्टेम का मतलब होता है तना, तो पौधे का तना, पेड़ का तना, उसको बोलते हैं स्टेम। अच्छा, ये क्या क्या काम करता होगा बताओ? मजबूती के साथ प्लांट को सीधा खड़ा रखता है ना। देखो पढ़ते हैं, सपोर्ट्स द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है, एंड कीप इट अपराइट, और इसको सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। प्यारे बच्चों, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को जमीन से सोखकर पत्तियों तक पहुंचाता है। बताओ, पेड़ पौधों के अंदर खाना कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर। कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर। अच्छा, पता है पत्तियों को क्या कहा जाता है? किचन, किचन ऑफ द प्लांट। पौधे की किचन पत्तियां होती है। हाँ, सुनो, अब सब बच्चे याद रखेंगे, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को जमीन में से सोखकर ऊपर तक पहुंचाता है पत्तियों तक। कौन? स्टेम, तना। ठीक है, स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स। प्यारे बच्चों, कुछ पौधों में तो ये खाना भी स्टोर करता है, जैसे पोटैटो। आलू जो आपने देखा है, आलू उसका फल नहीं होता, जो उसका स्टेम है वो अपना फूड स्टोर कर देता है पोटैटो के रूप में। ठीक है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स जो है जम जाते हैं। अदरक हुआ, पोटैटो हुआ, ऐसे प्लांट्स जो है अपने स्टेम के जो है न्यूट्रिएंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, अपने फूड को। ठीक, अगला, इनिशियली स्टेम आर सॉफ्ट। प्यारे बच्चों ध्यान से, आपने कोई भी पौधा लगाओ, कोई भी किसी भी तरह का पौधा हो, शुरुआत में दिखता तो वो मुलायम है, छोटा सा, नाजुक सा, है ना, दिखता है ना, उसका तना एकदम सॉफ्ट रहता है, हरा हरा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हर श्रब और ट्री में बदल जाता है। आम का पौधा है तो छोटा सा होगा, तना हरा सा, कोमल सा, मुलायम सा होता है कि नहीं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो मोटा लकड़ीदार बन जाता है, या फिर झाड़ी में बदल जाएगा, या फिर हर्ब में रह जाएगा। हर्ब श्रब ट्री पढ़ा था, हाइट के हिसाब से हर्ब सबसे छोटा, श्रब उससे बड़ा, है ना, और ट्री सबसे बड़ा। श्रब झाड़ी जैसा, हर्ब जिसका तना एकदम कोमल होता है, बताया था मैंने। तो शुरुआत में तना तो एकदम हरा कोमल रहता है, लेकिन बड़ा होने के बाद वो कैसा हो जाता है? लकड़ीदार बन जाता है। आपको पता है कि नहीं? ठीक, तो इन सभी पॉइंट्स को सब बच्चे उतार लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने स्टेम के बारे में जाना था। अगला हमारा पार्ट है लीव्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट। क्या? लीव्स मतलब पत्तियां। तो मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियां क्या होती हैं? स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। प्यारे बच्चों, अगर आप पत्ते को लेकर के माइक्रोस्कोप पर रखोगे तो आपको छोटे छोटे छेद नजर आएंगे उस पत्ते पर। उन छोटे छोटे छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, पर्ण मतलब पत्तियां, रंध्र मतलब छेद, तो पत्तियों के छेदों को क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र, यानी स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा। जब आप माइक्रोस्कोप पर इसको देखोगे
तब आपको महसूस होगा कि वो कभी भी बंद हो जाते हैं, कभी कभी खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो देखो क्या क्या होता है इनसे। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कैरिड आउट बाय दीज लीव्स। सब अच्छे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे बच्चों, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। आपने कभी कभी देखा होगा सुबह के टाइम पर कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। देखा है आपने? जो पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें होती हैं, कुछ तो ओस की वजह से जम जाती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां जो हैं वो भी छोड़ती हैं। अगर पत्तियों के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी को वो पत्तियां छोड़ देती हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो आप बता देना कि पत्तियां जो पानी छोड़ देती हैं, एक्स्ट्रा वाटर को छोड़ देती हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बात समझ में आई? पत्तियां पानी जो ज़्यादा वाटर हो जाता है उसको निकाल देती हैं ड्रॉपलेट्स के रूप में, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपिरेशन क्या है, बता दोगे? ट्रांसपिरेशन क्या होती है? बिल्कुल, वेरी गुड। इसके बाद रेस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, एक प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। पौधे के खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसपिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, ये सभी प्रोसेस प्लांट्स पत्तियों की हेल्प से ही करता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे स्टोमेटा क्या है तो बता दोगे? पत्तियों पर छोटे छोटे बने हुए छेद जिनकी वजह से एयर का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को? तो याद रखिएगा सभी बच्चे, सभी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, ये सभी प्रोसेस प्लांट जो है लीव्स की हेल्प से ही करता है। क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे, तो हमने कल की क्लास में पत्तियों के बारे में पढ़ा था। पत्तियों में स्टोमेटा होती है और स्टोमेटा बहुत ही यूजफुल होती है और गैसियस एक्सचेंज उससे होता है। मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस पत्तियों की वजह से ही प्लांट कर पाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर, ठीक है, फूल बोलते हैं। सब बच्चों ध्यान से देखो, सबसे सुंदर पार्ट जो होता है पौधे का, पौधा अगर आपने देखा हो फूल वाला, तो उस पर जब फूल लगते हैं तो वो बड़ा ही सुंदर लगने लगता है। तो सबसे सुंदर पार्ट होता है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो इसकी खुशबू से और इसके रंग बिरंगे कलर से कीड़े मकोड़े जो हैं, जैसे मधुमक्खी हुई, तो इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तितली हुई, इनसे अट्रैक्ट होते हैं। इनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। फूलों के अंदर एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करवाते हैं, इसीलिए उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। किनको? वो जो कीड़े मकोड़े फूल पर आकर बैठते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। प्यारे बच्चों, यही वो फूल ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। इसी की वजह से, इसी पार्ट की वजह से पौधा प्रजनन कर पाता है, रिप्रोडक्शन कर पाता है। तो बेसिकली आप समझेंगे कि ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा अंग जिसकी वजह से प्रजनन हो पाता है। ठीक है, आगे, हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू सीड फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पार्ट समझेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इसको स्त्री केसर बोलते हैं, यानी कि स्त्री वाला भाग। एक फूल के अंदर स्त्री वाला भाग और पुरुष वाला भाग दोनों होते हैं। तो जो बीच वाले सुराही के आकार का जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, और ये जो ट्यूब गया है इसको स्टाइल, और नीचे जो है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी। तो ये है फीमेल पार्ट, है ना, स्त्री केसर। नाम इसीलिए पड़ा है स्त्री केसर। ठीक, पिस्टिल। और ये जो आपको ये जो पार्ट दिख रहे हैं, जो फिलामेंट और एंथर बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है तंतु, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, और ये होता है एंथर। फिलामेंट और एंथर को मिला के बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन। इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि पुरुष वाला भाग। ठीक, ये बीच वाला स्त्री वाला भाग, और ये जो बाद आसपास ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो फिलामेंट टाइप के, फिलामेंट और एंथर, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। पुंकेसर, ये स्त्री केसर।
हिंदी में बोले तो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेमन और पिस्टिल। ये दोनों चीज़ों से मिला के बनते हैं। ऊपर होता है एंथर और नीचे होता है फिलामेंट। इतनी कहानी आपको समझ में आई। ये स्त्री भाग, ये पुरुष भाग और ये स्त्री भाग, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों ये जो एंथर होता है, एंथर वाले पार्ट का स्टिग्मा पर पहुंचना, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके बीज बनता है, तब जाके फल बनता है। आप कभी देखना, कद्दू को देखना, लौकी को देखना, जब बेल से बनता है तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तब यहाँ पर से फल बनना शुरू हो जाता है और ये बाकी पेटल और सेपल सूखना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है कद्दू जब बन रहा होता है तब उसके पीछे सूखा हुआ फूल सा लगा रहता है, देखा है? जब बन रहा होता है, जब उग रहा होता है, सूखा हुआ फूल सा देखा आपने? लौकी के पीछे देखा है, अनार के पीछे देखा है, अनार के पीछे सूखा हुआ फूल और पीछे से। तो ध्यान रखिए वो फर्टिलाइजेशन बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनना शुरू होता है। बिल्कुल सुनो मेरी बात। और ये जो कलरफुल पार्ट है, पेटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पेटल। पत्ती जो होती है उसकी फूल की कलरफुल वाली, उसको बोलते हैं पेटल। और ये जो ग्रीन वाली होती है उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ये है पेटल, ये है सेपल। इतनी कहानी समझ में आई? हाँ, फिर वो ज़्यादा नहीं बड़ा हो पाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद वो फल बनना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर थे अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज विद कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। इसकी खुशबू से, इसके कलर से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो जो पॉलिनेटर्स होते हैं पॉलिनेशन कराते हैं। पॉलिनेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो फल बनता है, फल और बीज बनता है। जब फल और बीज बन के तैयार हो जाता है उसके बाद वो फिर से नए पौधे को जन्म देता है। आप समझे? समझे कि नहीं? ठीक, इसको लिखो, नोट करो। सुनो, फ्रूट के बारे में, फल के बारे में समझेंगे। प्रोटेक्ट द सीड एंड कैरीज इट इनसाइड। प्यारे बच्चों, फल क्या होता है? फल के अंदर होता है बीज, और बीज को वो प्रोटेक्ट रखता है ना, और बीज उसके अंदर ही रहता है। जैसे आम हुआ, है ना, और बहुत सारे फल आप सोच सकते हैं, सेब हुआ, ठीक है। सम फ्रूट्स आर एबल टू ईट। कुछ फल खाए जा सकते हैं जो हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक। हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। और प्यारे बच्चों, फल जो होते हैं, कई तरह के फल जो है सीड को फैलाने में हेल्प करते हैं, बीज को फैलाने में। जैसे हवा के थ्रू, जानवरों के थ्रू। आपने गोखरू देखा है? जब जानवर वगैरह चरने जाते हैं तब उनकी स्किन से, उनके फर से चिपक जाता है। हाँ, गोखरू होता है। और आपने वो देखा होगा, यहाँ पे चिचिटा बोलते हैं, है ना, वो चिपक जाते हैं उनसे, और दूसरी जगह जब वो खुजाना शुरू करते हैं या फिर उसको छुटाते हैं तो बीज दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। आग का पौधा, यहाँ पर अकहुआ बोलते हैं। आग का पौधा क्या होता है कि वो हवा के थ्रू इधर उधर फैलता है। बच्चे भूत बोलते, भूत आ गया। वो भूत नहीं होता, वो पैरासूट लेके उड़ रहा है। जो बीज है वो उड़ के जा रहा है दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। तो सुनो, कुछ फल जो हैं बीज को डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। आपने अरंडी का पौधा देखा है? हाँ, अंडी बोलते हैं गांव में, है ना। एकदम से फूटता है और इधर उधर वो बिखर जाता है बीज, है ना। तो याद रखिएगा, तो जो फल होता है वो सीड को डिस्पर्सल होने में भी हेल्प करता है। जैसे गोखरू हुआ, है ना, बहुत सारे पौधे हो गए, जैसे आग का पौधा हुआ, और कुछ जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं। और आपने नारियल देखा है? नारियल क्या होता है? पानी के सहारे होते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या होता है, पानी में बह बह के दूसरी जगह पहुंच जाता है, दूसरी जगह हो जाता है। हाँ, और क्या। इस तरीके से अब जो फल होता है सीड को डिस्पर्सल, यानी सीड को फैलाने में भी हेल्प करता है। ध्यान रखिए ये सब बातें हैं। क्या कि एक तो सीड को प्रोटेक्ट रखता है फल, ठीक है, उसके अंदर रहता है। कुछ फल हम खाते भी हैं जो हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और फल जो है उनको डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू। मैंने आपको सभी एग्जाम्पल बताया अभी। देखो, अब समझेंगे सीड के बारे में। सीड होता है बीज। सीड का मतलब बीज। जर्मिनेट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। प्यारे बच्चों, अगर बीज जो होता है जब तक बीज की फॉर्म में है तब तक तो वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जैसे ही वो उग जाएगा, जैसे ही उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो उगना शुरू होगा, अंकुरण होना शुरू होगा। जब वो अंकुरित होता है, इस चीज़ को बोलते हैं जर्मिनेट्स। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। प्यारे बच्चों, आपने कभी चने गलाए हैं? चने गला के, मूंग की दाल गला के अगर तुम खाओगे, स्प्राउट्स बोलते हैं उनको, बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो जो अंकुरण होता है, जिनमें से छोटा सा कुला निकलता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं?
जर्मिनेशन, है ना, जर्मनी से कनेक्ट मत करना, जर्मिनेशन, ठीक है, अंकुरण। तो प्यारे बच्चों, जो बीज होता है वो जर्मिनेट होता है और एक नया प्लांट बनता है। एक बीज जर्मिनेट होके नया प्लांट बनता है, नया पौधा बनता है, फिर उस पर भी फूल फल आने लगते हैं, फिर नया फल आता है, फिर वो भी फल में से फिर बीज निकलता है, बीज फिर से जर्मिनेट होता है, फिर नया प्लांट बनता है। ये पूरी साइकिल चलती रहती है। आगे सुनो, फल जो बीज होता है, सुनो सब बच्चे, जैसे हमने बीज बोया, अब शुरुआत में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता अपना, तो फिर वो अब न्यूट्रिएंट्स जिएगा किससे? तो याद रखना, बीज के अंदर ही इतना खाना होता है, इतना उसके अंदर फूड होता है जिससे कि वो थोड़ा बन जाए, उसके पत्ते वत्ते निकल जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना। शुरुआत में तो खाना नहीं बना पाएगा। कोई भी बीज होगा शुरुआत में फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा, पहले वो उगेगा। तो उगेगा, जब वो उग रहा है उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? सीड के अंदर ही होती है उतनी एनर्जी, सीड के अंदर। आपने आम का पौधा अगर उगा के देखो, तो जब वो उगता है शुरुआत में फोटोसिंथेसिस नहीं करता, शुरुआत में खाना वो नहीं बनाता, तब अभी तो बच्चा है, अभी कैसे बनाएगा? तो तब तक के लिए उसी में खाना स्टोर रहता है, आम की गुठली में ही स्टोर रहता है फूड उसके लिए पर्याप्त। तब वो उगता है, धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करता है। आप देखोगे वो जो साइड में जो कोटिलिडन बट जाते हैं वो फिर छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना, जो प्लांट की शुरुआती समय के लिए उसमें खाना भी होता है, किसमें? सीड में, ठीक है। यूज्ड एज फूड इन मैनी केसेस। प्यारे बच्चों, सीड को हम खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल हो गया, बीन्स हो गए, अनाज हो गया, ये सभी बीज ही तो हैं। तो सीड जो है हम खाने के लिए, खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे 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 बादाम हो गया, मूंग की दाल हो गई, है ना, मूंगफली हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीन्स हो गई। तो ये सभी जो सीड्स हैं उनको हम खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये सभी बातें। मेरे प्यारे बच्चों, आपने चने को कभी गलाया है? शाम को भिगोने के लिए छोड़ दिया हो, फिर सुबह आप देखो वो फूल सा जाता है, फिर अगले दिन के लिए और भिगा के रख दोगे तो वो अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। फिर आप उसको तोड़ के जब देखोगे तो वो 2 भागों में बट जाता है। आपने देखा कभी? या आप मटर को देखो कभी, तो मटर भी 2 भागों में बट जाता है ना, देखा है कभी? बादाम को तोड़ के देखो, बादाम 2 भागों में बट जाता है। मूंगफली को देखना, मूंगफली भी 2 भागों में बट जाती है। तो हर एक जो भाग है उसका, उस चीज को कोटिलिडन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कोटिलिडन। क्या बोलते हैं? कोटिलिडन। आपने कभी अगर चना तोड़ा हो तो हर एक चने का जो भाग है उसको हम कोटिलिडन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटिलिडन। अब सुनो ध्यान से, ग्राम सीड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड कोटिलिडन। जैसा मैंने अभी बताया, ग्राम 2 भागों में बांटा, ग्राम मतलब चना, ठीक है। चने का जो बीज होता है उसको हम अगर तोड़ के देखें तो 2 भागों में बट जाएगा, हर एक भाग उसका कोटिलिडन कहलाएगा। सुनो अब आगे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनका एक ही कोटिलिडन होता है। कुछ तो 2 भागों में बट जाते हैं, लेकिन कुछ बीज एक ही रहते हैं। जैसे मक्का, मक्के का बीज आपने देखा हो तो वो 2 भागों में नहीं बटता, वो एक ही होता है। ऐसे सुनो बेटा, ऐसे पौधों को, बिल्कुल गेहूं है, पहले सुनो, तो जो ऐसे बीज होते हैं उनको बोलते हैं मोनोकोट्स, मोनोकोटिलिडन। ऐसे बीज जिनका एक ही कोटिलिडन है, ऐसे बीजों को हम मोनोकोट्स बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन बोलते हैं। और जो 2 भागों में बट जाते हैं उनको डाइकोटिलिडन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में डाइकोट्स, और सिंगल वाले मोनोकोट्स। मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ठीक है। 2 भागों में बट गए तो डाइकोटिलिडन, और सिंगल है तो मोनोकोटिलिडन। जैसे हमने यहाँ पर मटर के दाने को 2 भागों में बांट दिया है तो ये डाइकोटिलिडन है, और जैसे मक्का है ये सिंगल भाग है, ये 2 भागों में नहीं बट रहा है, तो ये मोनोकोटिलिडन है। क्या आपको मोनोकोट्स और डाइकोट्स समझ में आया? ठीक है। याद रखना, किसी भी अगर बीज को मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप तुरंत बता देना कि ये मोनोकोटिलिडन है कि डाइकोटिलिडन। आपको इतनी बात समझ में आई? आगे आते हैं। सुनो, अब ये डाइकोट सीड है और ये एक मोनोकोट सीड है। अब सुनो ध्यान से सुनना, ये जो बात बता रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनना। अगर जिस बीज का, अगर जो बीज है कोई भी, वो अगर डाइकोट्स है, डाइकोटिलिडन है, तो उस पौधे की पत्तियां रेटिकुलेट विनेशन वाली होंगी, यानी जाल फैल रहा होगा, जाल जैसा होगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा। रेटिकुलेट विनेशन होगा तो टैप रूट होंगी। हम क्या क्या बता सकते हैं? टैप रूट, रेटिकुलेट विनेशन और डाइकोटिलिडन। डाइकोट बीज जो होता है उसकी पत्तियों में रेटिकुलेट विनेशन होता है, और रेटिकुलेट विनेशन जिन पत्तियों में होता है उसकी जड़ें टैप रूट होती हैं, पहली बात।
दूसरी बात, अगर कोई बीज मोनोकोटिलेडन है, सिंगल वाला, एक वाला, अगर कोई बीज मोनोकोटिलेडन है तो उसके पत्ते पैरेलल वीनेशन वाले होते हैं, और पैरेलल वीनेशन जिन पत्तों में है उसकी जड़ें फाइबरस रूट होती हैं। ये दोनों बात आपकी समझ में आई? सिंपल सा फंडा है, डाइकोट सीड है तो पत्तियां होंगी रेटिकुलेट वीनेशन वाली, अगर रेटिकुलेट वीनेशन वाली पत्तियां हैं तो जड़ें होंगी टैप रूट। उसके बाद अगर कोई मोनोकोटिलेडन सीड है तो उसकी पत्तियों में होगा पैरेलल वीनेशन, पैरेलल मतलब सीधा सीधा समांतर सिरा विन्यास पढ़ाया था। अगर पैरेलल वीनेशन है तो उसकी जड़ें होंगी फाइबरस रूट। इस बात को सही बच्चे याद रखेंगे।